डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। भारत में प्रजातंत्र प्रणाली है और इसकी सफलता के लिए निर्वाचन आयोग का होना अत्यंत ज़रूरी है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए निर्वाचन आयोग ही एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। पूरे संपूर्ण भारत में एक चुनाव की जो प्रक्रिया है लोकतंत्र में, उन सब प्रक्रियाओं का निर्वहन चुनाव आयोग की देखरेख में संपन्न होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग दोनों का तात्पर्य एक ही है। संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयोग, अन्य निर्वाचन आयोग और प्रादेशिक आयुक्तों से मिलकर होता है तथा इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अक्टूबर 1993 के अनुसार निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यों का संगठन है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल निर्वाचन तिथि से लेकर 6 वर्ष तक तथा 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो पहले हो जाएगा तब तक इनका कार्यकाल होता है। से पूर्व सिर्फ संसद द्वारा महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की शक्तियां। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन संविधान के आर्टिकल 324 एक के अनुसार किया गया है। इसके अलावा इसका प्रमुख कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का स्वतंत्र रूप से संचालन करना है। जितने भी राज्य के अंदर चुनाव होंगे उनका जो संचालन है वो स्वतंत्र रूप से करना इसका प्रमुख कार्य है। निर्वाचन जो होता है वो प्रजातंत्र का प्रमुख क्या माना जाता है, एक आधार माना जाता है। इसलिए प्रजातंत्र की सफलता निर्वाचन आयोग पर निर्भर करती है और वो किस प्रकार कार्य करता है। निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख कार्य है उनमें एक नंबर है मतदाता सूचियों का निरीक्षण करना, उन्हें निर्देशित करना और उन पर पूर्णतया नियंत्रण रखना। अब क्या करता है निर्वाचन आयोग, मतदाता की सूचियां हैं वो तैयार करवाता है और चुनाव कराने के लिए निर्देशित करता है, उन पर नियंत्रण करता है और उन पर निरीक्षण करता है। ये सारे क्या है जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग को मिले हुए हैं। निर्वाचन आयोग लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव, यदि किसी राज्य के अंदर बीच के अंदर चुनाव कराने जाते हैं तो मध्यावधि चुनाव होते हैं। मध्यावधि चुनाव से पूर्व वो क्या करता है, मतदाता सूची तैयार करवाता है। इस कार्य के पूर्ण होने के बाद ही चुनाव होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो मत देने के योग्य अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर जाता है वो अपने अधिकार से वंचित न रह जाए, इसलिए वो मतदान से पूर्व मतदाता सूची तैयार करवाता है। और सूचियां तैयार कराना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कुछ मतदाता हो जाते हैं, वो क्या होता है जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम हटाने होते हैं, और कुछ वयस्क मतदाता जो आते हैं, नए मतदाता जुड़ते हैं, उनके नाम नामावली के अंदर जोड़े जाते हैं। इस प्रकार निर्वाचन आयोग सूचियों का निरीक्षण करता है, निर्देशन करता है और उन पर पूर्णतः अपना नियंत्रण रखता है। नंबर है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन करना। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका संचालन, उनका निरीक्षण, उनका निर्देशन और उन पर नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन आयोग करता है। 3rd नंबर है निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करना। जितने भी
चुनाव से पूर्व निर्वाचन की नामावलियां तैयार की जाती है। उनके अनुसार निर्वाचनों को शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष ढंग से वो क्या है, संपूर्ण करवाता है। राष्ट्रपति द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत यह जारी की गई है। अधिसूचना के द्वारा वह निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करता है और यह अधिसूचना क्या होता है, लोकसभा की अवधि की समाप्ति या जो मध्यावधि कोई चुनाव हो रहा है उसकी स्थिति में जारी की जाती है। राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना में राष्ट्रपति क्या है, मतदाताओं से सांसदों और विधायकों के निर्वाचन का आग्रह करता है और उसके उपरांत निर्वाचन चुनाव आयोग जो है वो क्या करता है, मतदान की तिथियां घोषित करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का जो दूसरा चरण कहा जाता है। इस घोषणा से क्या होता है, नामांकन पत्र भरे जाएंगे, उनकी जांच करेगा, नामों की वापसी, मतदान किए जाने की तिथियों का उल्लेख सब इस अधिसूचना में होता है। यह सब निर्वाचन आयोग की देखरेख में समस्त कार्य संपन्न होता है। 4 नंबर है राजनीतिक दलों से संबंधित कार्य। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे पंजीकरण करना व मान्यता देना। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को क्या होता है, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है और उन पंजीकृत दलों का क्या प्रदर्शन है उनको देखते हुए कुछ शर्तों के साथ उन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने का कार्य करता है। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों को तभी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है जब क्या है, कम से कम 4 राज्यों में उन्हें क्या है 6% कुल मतदाताओं का 6% मत प्राप्त हुआ हो। यदि उसे 6% से कम मत प्राप्त होते हैं तो वो राष्ट्रीय दल की मान्यता की श्रेणी में नहीं आएगा। 4 से कम फिर वो राज्य स्तरीय छोटे जो दल राज्यों के अंदर वर्तमान में पनपे हुए हैं उन दलों की श्रेणी के अंदर उसे शामिल किया जाता है। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव भाषणों की सुविधाएं, रेडियो, टीवी इत्यादि के अंदर राजनीतिक दलों को क्या है, चुनाव भाषणों की सुविधाएं दिलाता है। आचार संहिता। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण करता है, जिसके नियमों के तहत प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग जो चुनाव लड़ते हैं उनको उस आरक्षित क्षेत्र के लिए चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह के प्रश्न पर विवाद यदि कोई हो जाता है तो उसका निर्णय भी आयोग ही करता है। यदि आयोग के निर्णय के विरुद्ध कोई संतुष्ट नहीं है तो उस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। 5 नंबर है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन व सीमांकन का कार्य। चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, वह है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, यानी क्षेत्र का निर्धारण करना, कितने क्षेत्र तक कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। एक क्षेत्र का एक दायरा निश्चित करता है चुनाव आयोग। इसके तहत परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 को संसद में गठन किया गया था और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष में होने वाले प्रत्येक जनगणना के उपरांत, क्योंकि हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है, तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद प्रत्येक जनगणना जो हो रही है उसके उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का क्या होगा, सीमांकन होगा। नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण होगा और किसी क्षेत्र में कम आबादी का क्षेत्र आएगा, कम क्षेत्र शामिल होगा, किसी में बढ़ जाएगा। ये सारी प्रक्रिया 10 वर्ष बाद अपनाई जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो इस परिसीमन आयोग का क्या होता है, इस आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है किसका, परिसीमन आयोग का। तथा इसके अतिरिक्त इसमें दो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं, दो और सदस्य जुड़े जाते हैं जो एससी व हाई कोर्ट किसी में से क्या हो अवकाश प्राप्त मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, वो इसके सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा क्या है, प्रत्येक राज्य से 2 से 7 सदस्य क्या है आयोग की सहायता के लिए नियुक्ति का, सहायक सदस्यों की नियुक्ति का क्या है प्रावधान है। तो ये 2 से 7 सदस्यों का जो सहायक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वो संबंधित राज्य के क्या है लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। एमपी या एमएलए में से ही 2 से 7 सदस्य चुने जाएंगे। जनता के द्वारा आयोग के सम्मुख सुझाव या जो भी आपत्तियां हैं वो दर्ज की जाएगी, वो खुले मंच पर या खुले बैठकों में उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। 6 नंबर है परामर्शदात्री। संविधान के आर्टिकल 103 व 192 के अनुसार निर्वाचन आयोग को प्रमुख अधिकार है कि वह राष्ट्रपति व राज्यपालों को क्या परामर्श देता है, अपनी सलाह देता है। इसके अलावा आर्टिकल 103 व 192 के तहत यह कहा गया है कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल में कोई सदस्य मान लो लाभ के पद को धारण कर लेता है या उसके विरुद्ध कोई मामला हो जाता है या वो दिवालिया हो जाता है या वो भारत का नागरिक नहीं है या संसद द्वारा जितने भी बनाए गए कानून हैं या उस कानून के अधीन वो क्या है अपनी सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तब क्या होगा संसद के सदस्यों के संबंध में अनुच्छेद 192 के तहत और अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति उस पर निर्णय करेगा। लेकिन किसी भी प्रश्न पर यदि कोई राष्ट्रपति निर्णय करेगा उससे पहले वो क्या करेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह अवश्य लेगा। कौन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 192 के तहत ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले क्या है, राज्यपाल है ना, राज्य के अंदर राज्यपाल होता है, तो अनुच्छेद 192 के तहत राज्य का यदि कोई राज्यपाल है तो वो निर्वाचन आयोग की क्या करेगा, राय लेगा और उस राय के अनुसार वो क्या करेगा, राज्यपाल क्या करेगा, कार्य करेगा। लेकिन संविधान या जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें इस कार्य को करने के लिए कोई निश्चित मतलब प्रक्रिया निश्चित नहीं की गई है। लेकिन इस कार्य को करने के लिए क्या है, आयोग ने अनेक कठिनाइयां अनुभव की है। बहुत सारे ऐसे मामले आयोग के सामने आए हैं जिन कार्यों को उसने संपन्न किया है, लेकिन कठिनाइयां उन मामलों में अवश्य आई है। आगे है निर्वाचन आयोग सरकार को अपने कार्यों के संबंध का प्रतिवेदन समय समय पर देगा और निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसमें क्या सुधार करना है, क्या नया जोड़ना है, क्या कम करना है, इसे सारे संबंधित जो सवाल है उन पर वो सलाह सरकार को अपनी समय समय पर देता रहेगा। निर्वाचन आयोग निर्वाचन जो याचिकाएं उसके सामने आती है उसके संबंध में वो सरकार को पर सलाह देता है तथा राज्य में जितने भी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने हैं उन सभी के लिए वो राष्ट्रपति को क्या है, परामर्श देता है। निर्वाचन आयोग के कार्यों के बाद हम अध्ययन करेंगे निर्वाचन आयोग की भूमिका या आलोचनात्मक उसका मूल्यांकन। भारत में जो चुनाव होते हैं वो शोर शराबे, बाहुबल की शक्ति, धन की शक्ति और सत्ता के दुरुपयोग इत्यादि जो शक्तियां हैं वो निरंतर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे टीएन शेषन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन तथा उसके बाद के जितने भी चुनाव आयुक्त आए हैं इन स्थितियों पर क्या है, नियंत्रण करने के लिए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या है, अनेक कारगर कदम उठाए।
जो क्या है प्रमुख है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव के खर्च का ब्यौरा। अब क्या है कि जितने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उन्हें अपने चुनाव के खर्च का ब्यौरा है वो क्या है आयोग को निर्धारित एक प्रारूप होगा उसके अंदर दिया जाना आवश्यक होगा और आयोग जितने भी खर्चे हैं उनकी सत्यता की वो खुद जांच करेगा। सार्वजनिक व निजी भवनों की दीवारों को गंदा नहीं किया जाएगा। चुनाव समय सीमा में मंत्रियों पर अंकुश। तो निर्वाचन आयोग ने यह प्रावधान किया है कि जब चुनाव का ऐलान हो जाता है उस समय आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद कोई भी मंत्री सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करेगा। पहचान पत्र का प्रावधान। निर्वाचन आयोग ने चुनावों के अंदर फर्जी वोट न डाले जाए इसके लिए पहचान पत्र मतदाताओं को उपलब्ध करवाए हैं और यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। 2001-2002 के बाद के वर्षों में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के अंदर मतदान वैध पहचान पत्र के द्वारा ही संपन्न करवाए जाते हैं। संगठनात्मक चुनाव। 1997 के बाद चुनाव आयोग ने समस्त राजनीतिक दलों को इस नियम का पालन करवाया कि सभी दल अपने अपने जो संगठन के चुनाव है उनको संपन्न करवाए। अगला है शपथपत्र की व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने अपराधी जो तत्व है उनको क्या है विधायी संस्थाओं में जो चुनाव होते हैं उनमें प्रवेश से रोकने के लिए सन 2003 में एक व्यवस्था की कि लोकसभा और विधानसभा के सभी उम्मीदवार एक शपथपत्र देंगे जिसमें अपनी शिक्षा, संपत्ति, कितना उनका लेनदारी है, कितनी उनकी देनदारियां हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, समस्त विवरण क्या है उस शपथपत्र में प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यह व्यवस्था 2009 व 2014 में जो चुनाव संपन्न हुए उनमें प्रभावी व कारगर साबित नहीं हुई और आपराधिक तत्व के लोगों को विधायी संस्थाओं में प्रवेश करने से रोक नहीं पाई। निर्वाचन आयोग की भूमिका की आलोचना। निर्वाचन आयोग में अनेक खूबियां होते हुए भी इसमें कुछ आलोचनाएं, कुछ कमियां भी है जिनका वर्णन करेंगे। एक नंबर है सचिवालय संबंधी स्टाफ नियुक्ति का अधिकार नहीं होना। संविधान एक तरफ तो निर्वाचन आयोग को क्या कहता है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए भारी भरकम जिम्मेदारी दे दी है उसे। दूसरी तरफ क्या है केंद्रीय लोक सेवा आयोग सर्वोच्च न्यायालय की भांति उसे सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। 2 नंबर है निर्वाचन आयोग से परामर्श संबंधी आलोचना। राष्ट्रपति या जो भी राज्यपाल है वो राजनीतिक दल बदल की स्थिति में क्या है निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है। तो इस स्थिति में निर्वाचन आयोग की क्या विश्वसनीयता पर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। नंबर है स्वयं के प्रशासन तंत्र का अभाव। यद्यपि चुनाव आयोग को अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी दी गई है लेकिन जो कानून व्यवस्था है उसकी जिम्मेवारी किसको मिली हुई है राज्य सरकार को। तो राज्य सरकार क्या होती है चुनाव आयोग की स्वीकृति के बिना ही अपने जो तंत्र है सरकारी उसका अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग करती है जिससे वो वातावरण को दूषित बना सकती है, जितने भी मतदाता है उनको कहीं न कहीं आतंकित कर सकती है या प्रभावित कर सकती है। संविधान इस प्रश्न पर आज भी मौन बना हुआ है। चुनावी अनियमितताओं को रोकने में विफल। निर्वाचन आयोग के संबंध में हम कह सकते हैं कि आयोग प्राय सत्तारूढ़ जो दल होता है जिसकी सत्ता होती है उसके प्रभाव में काम करता है और मतदान केंद्रों पर क्या है कब्जा, फर्जी मतदान होना, हिंसा की घटनाएं होना, चुनाव भ्रष्टाचार को पूरी तरह से क्या है चुनाव आयोग रोकने में विफल रहा है। 5 नंबर चुनाव स्थगित करने का उल्लेख नहीं। संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख कभी नहीं करता जिसमें क्या है चुनाव को स्थगित या रद्द कर दिया जाए, जैसे कि हड़ताल होना, पुलिस दस्तों की कमी या राज्य का जो तंत्र है वो चुनाव कराने में असफल होना
इत्यादि बहुत से कारण हैं जिससे वो चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त कर दे, या चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करने पर तो सहमत हो जाता है, या केंद्र या राज्य कोई भी सत्तारूढ़ दल किन्हीं थोथे कारणों से चुनाव को स्थगित करवा सकता है। इन सब बातों का क्या है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। अब आएगा भारत में जो मतदान है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिस कारण क्या है मतदान की प्रक्रिया है या मतदान प्रणाली है वो प्रभावित होती है। सबसे पहले जातिवाद, जितने भी समस्त क्षेत्र है वो इस तत्व से प्रभावित हुए हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, केरल में जितनी भी राजनीति है वो जातिवाद से अत्यधिक प्रभावित हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अन्य राज्यों में क्या है जातिवाद का प्रभाव है। इसमें क्या है कि एक जाति विशेष के लोग अपने जाति के उम्मीदवार को जिताने की स्थिति में होते हैं या कोशिश करते हैं। दूसरा है आर्थिक तत्व। इसमें क्या है मतदाताओं की जो आर्थिक स्थिति है वो मतदान के व्यवहार को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। मतदाता की जो आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो क्या है सत्तारूढ़ दल को मतदान देगा, तो यदि उसकी स्थिति कमज़ोर है तो वो विरोधी दल को देगा, क्योंकि देश में क्या है महंगाई, सूखा इत्यादि वस्तुओं की कमी इत्यादि होती रहती है, तो मतदाता क्या अक्सर विरोधी दलों को मत देते हैं। भारत के जितने भी आम चुनाव है उसमें बढ़ती हुई महंगाई पर अधिक से अधिक प्रत्येक बार चुनावी मुद्दा बनाया गया है। अब है नेतृत्व, 3 नंबर आएगा नेतृत्व। प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस की सफलता का जो प्रमुख कारण था कि नेतृत्व नेहरू जी के हाथ में था, और नेहरू जी एक प्रभावशाली नेतृत्व के धनी थे। अब क्या हुआ 1971, 72 और जो 80 के आम चुनाव में कांग्रेस का जो विजय का जो कारण बना वो श्रीमती इंदिरा गांधी का नेतृत्व था, जो एक प्रभावशाली नेतृत्व था। वर्तमान समय में जो नेतृत्व है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, तो एक कुशल नेतृत्व क्षमता है वो जनता को मतदान के प्रति आकर्षित करती है। इसके बाद है 4 नंबर दलों की विचारधारा। अब भारत के अंदर जितने भी विभिन्न प्रकार के दल हैं उनकी सबकी अलग अलग विचारधारा है, और अलग अलग विचारधारा के साथ वो क्या है चुनाव में आते हैं। उदाहरण के लिए हम लें कि 1971 में लोकसभा के चुनाव में जो गरीबी हटाओ के कार्यक्रम में लोगों ने अपना वोट दिया था, अभी गरीबी हटेगी। उसके बाद क्या हुआ 1977 के चुनाव में जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें जो उनका नारा था वो ये था कि लोकतंत्र को बचाओ या लोकतंत्र की रक्षा करो, तो लोगों ने उस पर अपना मत दिया। जनता हर बार अपने तथ्य को समझ लेती है कि राजनीतिक दलों की विचारधारा कार्यक्रम सिर्फ केवल क्या दिखावे के लिए होती है। वर्तमान में यह तत्व मतदान व्यवहार को कम करने में प्रभावित कर रहा है। अगला है धर्म व सांप्रदायिकता। तो क्या है भारत के जितने भी मतदाता हैं उन मतदाताओं के व्यवहार धर्म और सांप्रदायिकता से प्रभावित हमेशा रहा है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, किसी न किसी धर्म विशेष का संरक्षण एवं प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, और हिंदू कार्ड या अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण की नीति है वो चुनावों के संचालन में राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जाती है, जिससे वो क्या करते हैं सफलता प्राप्त करते हैं। अगला है भाषाई लगाव। तो हम बताएंगे कि दक्षिण भारत के जितने भी राजनीतिक दलों द्वारा क्या है हिंदी भाषा का जो विरोध करके सफलतापूर्वक इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया। कहाँ? दक्षिणी भारत में। उसी प्रकार क्या है असमी भाषा के संरक्षण के नाम पर राजनीतिक दलों ने क्या है चुनाव के व्यवहार को प्रभावित किया है। क्या है भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो 1989 तक के चुनावों तक क्या है भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना प्रभावित करने वाला मुद्दा नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ बोफोर्स प्रकरण हुआ, फेयरमैक्स जांच हुई, वीपी सिंह का इसी आधार पर मंत्री पद छोड़ना, उस 1989 में वीपी सिंह की सरकार थी, तो उसका इन घोटालों की वजह से भ्रष्टाचार के मुद्दों से सरकार का छोड़ना, ऐसी कई घटनाएं हुई। भ्रष्टाचार के मुद्दों ने भारतीय मतदाताओं को
अत्यधिक प्रभावित किया है। और 1996 का जो चुनाव हुआ था उसमें विशेष रूप से भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रभावी रहा था। क्षेत्रवाद, यहाँ पर बात यह है कि भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर क्षेत्रीयता मतदान को बहुत प्रभावित करती है। उदाहरण देखें, कई अवसरों पर क्या है, पंजाब में अकाली दल, तमिलनाडु में डीएमके, अन्ना द्रमुक, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इत्यादि ने क्षेत्रीयता के आधार पर सफलता प्राप्त की है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, असम में असम गण परिषद, नागालैंड और जो मेघालय है वहाँ पर भी क्षेत्रीय दलों ने सफलता प्राप्त की है। इसके बाद है 9 नंबर, स्थिर व सुदृढ़ सरकार। भारतीय मतदाता हमेशा क्या है, एक स्थिर व सुदृढ़ सरकार की इच्छा उसकी रहती है कि एक मजबूत सरकार हो और स्थिर सरकार हो। 1951 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रवृत्तियों का यदि हम विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि अधिकांश मतदाताओं ने देश के राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने वाले या केंद्र में एक सुदृढ़ सरकार के गठन करने वाले राजनीतिक दलों का हमेशा समर्थन किया है। मुस्लिम मतदाताओं का व्यवहार, तो पंडित नेहरू की धर्मनिरपेक्षवादी नीति से प्रभावित होकर मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की ओर हो गया। लेकिन जो 1977 का छठा आम चुनाव हुआ वहाँ तक तो ये स्थिति रही। उसके बाद 1980 और 1984 के जो चुनाव में यह प्रवृत्ति फिर देखी गई। लेकिन 1989 का चुनाव हुआ उसमें सभी जो मुसलमान थे उनके अधिकतर झुकाव क्या है, कांग्रेस की अपेक्षा जनता दल या जो समाजवादी पार्टियां हैं उनकी तरफ बन गया। लेकिन जहां इन दलों का प्रभाव नहीं है वहां पर मुस्लिम मतदाता आज भी कांग्रेस को ही मतदान कर रहे हैं। अगला है भारत में चुनाव व्यवस्था में कमियां। सबसे पहले 1 नंबर, राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय जो व्यवस्था है उसके अंदर साधारण बहुमत की वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है। तो इसमें जिसको अधिक मत प्राप्त होते हैं वही विजय प्राप्त करता है, चाहे उसे उस क्षेत्र में जितने मत है मत का चाहे उसे उस क्षेत्र में जितने मत का प्रतिशत है उससे कम मत प्रतिशत मिले हो, लेकिन अधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी घोषित किया जाता है, जो कि उसके अनुपात में एक गंभीर अंतर है। 2 नंबर है चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका। हालांकि निर्वाचन आयोग ने नवीन संशोधन के अनुसार खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है। जो पहले 15 लाख थी उसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। फिर भी चुनाव में अत्यधिक धन खर्च होता है। प्रत्येक उम्मीदवार क्या है, चुनाव पूर्ण होने के बाद अपने खर्च का हिसाब किताब आयोग को सौंपता है। ऐसा नहीं करने पर वो भ्रष्ट करते माना जाएगा। लेकिन इसके अनुसार निर्धारित जो सीमा है उस सीमा का भी चुनावों के दौरान उम्मीदवार उल्लंघन करते हैं। 3 नंबर है शासक दल द्वारा प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने का संविधान द्वारा पूर्णतया उत्तरदायित्व सौंपा गया है, लेकिन जो व्यवस्था है कानूनी व्यवस्था वो राज्य सरकारें देखती है। तो राज्य सरकार अपने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करती है। यह दुरुपयोग होने से उस राज्य में मतदाता कहीं न कहीं भयभीत होते हैं और मतदान कहीं न कहीं प्रभावित होता है। तो निर्वाचन आयोग को यह प्रशासनिक तंत्र पर अपना नियंत्रण की शक्ति संविधान द्वारा न प्राप्त होना एक मुख्य कमी है। 4 नंबर है चुनाव में बाहुबल व हिंसा का प्रयोग। तो भारत में जो निर्वाचन व्यवस्था है उसमें यह एक गंभीर दोष है कि चुनाव में अनेक क्षेत्रों में क्या है, हिंसा, बाहुबल शक्ति का प्रयोग, शराब की शक्ति, मतदान केंद्रों पर कब्जा इत्यादि अनेक प्रवृत्तियां अत्यधिक बढ़ गई है। बिहार
पश्चिम बंगाल, हरियाणा इत्यादि राज्यों में यह एक गंभीर समस्या है, जिससे क्या एक शांतिपूर्ण और विवेकशील व्यक्ति क्या है चुनाव लड़ने और मतदान का प्रयोग करने से क्या है घबराता है। 5 नंबर है मतदान प्रतिशत में कमी। भारतीय प्रजातंत्र में यह बात मुख्य तौर से देखी गई है कि यहाँ पर औसतन 60% ही मतदाता करते हैं। 40% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो इस चुनाव के प्रति उदासीन बने रहते हैं। स्थिति में क्या होगा कि जब वो मतदान नहीं करने आएंगे तो जाली और फर्जी मतदान की आशंका बढ़ जाती है। 6 नंबर मतदाता सूचियों का गलत व दोषपूर्ण होना। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का प्रकाशन करता है, जो वो क्या है कि राजनीतिक दलों के दबाव में आकर उनमें कुछ गड़बड़ियां कर दी जाती है। कुछ सदस्यों के नाम हट जाते हैं, कुछ सदस्यों के जुड़ जाते हैं। इस तरीके की बहुत सारी गड़बड़ियां वो क्या है संसद सदस्यों या मंत्रियों के दबाव में आकर क्या करते हैं, ताकि क्या है कि जो योग्य उम्मीदवार है वो चुनाव न लड़ सके। विपक्षी उम्मीदवार के नामांकन पत्र को कई बार तो गंभीर त्रुटि के बिना ही रद्द कर दिया जाता है। 7 नंबर है निर्वाचन याचिकाओं पर विलंब से निर्णय। तो क्या है कि निर्वाचन आयोग के पास जो प्रत्याशी अपनी याचिकाएं किसी भी तथ्य पर पेश करते हैं तो उस पर निर्वाचन आयोग एक समय सीमा के तहत फैसले या निर्णय नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में क्या है विवादग्रस्त सदस्य भी क्या होते हैं अपने पद पर बने रहते हैं, और जब तक उसका कार्यकाल पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उस स्थिति में निर्वाचन आयोग फैसले नहीं देता है। तो इससे भ्रष्ट साधन अपनाकर विजय प्राप्त करने का प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अब आएगा चुनाव व्यवस्था में सुधार के सुझाव। 1996 में चुनाव सुधारों में संशोधन करने के पश्चात कुछ दोषों को दूर करने के लिए प्रमुख सुझाव दिए गए जो निम्न थे। सबसे पहले चुनाव में धन की भूमिका पर क्या हो नियंत्रण हो। तो ये एक प्रमुख दोष था कि राजनीतिक दल क्या है धन की निरंतरता को लगातार बढ़ा रहे हैं, इसके लिए उनके चुनाव के जो खर्च है उसकी सीमा को एक बांध दिया जाए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन एक साथ करवाए जाने की व्यवस्था हो, यह उस संशोधन के अंदर प्रमुख सुझाव दिया गया। तथा राजनीतिक दल अपने आय व्यय विवरण का विधिवत और नियमित रूप से परीक्षण द्वारा जांच हो उनकी, तथा चुनाव जो प्रचार किया जाता है उसकी अवधि में कटौती की जाए, तथा उसके जो सीमा है धन खर्च करने की उस सीमा को एक निर्धारित कर दिया जाए। 2 नंबर था अपराधियों के चंगुल से मुक्त चुनाव। क्या लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि हमारे जो भाग्य विधाता है वो अपराधी न हो। मौजूदा चुनाव जो कानूनों में संशोधन कर अपराधियों को क्या है चुनाव प्रक्रिया में खड़े होने से क्या है रोकना है। मतदान के सूचना के अधिकार के तहत मतदाताओं को प्रत्याशियों की आपराधिक प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि को पूरा जानने का अधिकार दिया गया है। आचार संहिता का पालन करना। जब चुनाव की तिथि घोषित हो जाती है तो राज्य या देश में आचार संहिता लागू हो जाती है। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य यह है कि वो अपने चुनाव आचार संहिता का निष्पक्ष और स्वतंत्रता के साथ पालन करवाए। 4 नंबर है शासन के लिए कार्यवाहक सरकार। तो देखा गया है कि निर्वाचन आयोग का तो कार्य चुनाव करवाना है, लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है उस पर क्या होता है कि सरकारों का अधिकार होता है। तो वो क्या है अपना इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग को क्या है जहाँ पर चुनाव हो वहाँ पर एक कार्यवाहक सरकार का गठन कर दिया जाना चाहिए, ताकि वहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र है उसका दुरुपयोग ना हो। 6 नंबर है चुनाव याचिकाओं पर नियंत्रण। चुनाव याचिकाओं पर यदि शीघ्रता के साथ निर्णय की स्थिति अपनाना बहुत ही अधिक आवश्यक है।
क्योंकि इस संबंध में कानून बनाकर 6 माह या इससे अधिक से अधिक 1 वर्ष में क्या है, चुनाव याचिका पर निर्णय आ जाना चाहिए, जिससे कि जो चुनाव व्यवस्था है वो एक प्रभावी तरीके से कारगर साबित होगी। तथ्यों का अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग में कमियां बहुत है, फिर भी उपरोक्त कमियों के बाद वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। आज भी हमारे लिए निर्वाचन आयोग उपयोगी साबित हुआ है और हो रहा है। धन्यवाद।